बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस, तो मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आपका दिन अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं अपने शो के साथ। बहुत सारी मुलाकातें आपसे करनी है, सियासी बातें करनी है, क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। है ना, आपको पता है आजकल लाहौर में कोई भी जो खांसे बगैर बात नहीं कर पाता, और हम भी बहुत मुश्किल से अपने गलों को संभाले हुए हैं ताकि आप तक जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से पहुंचा। कमाल है स्मॉग के, लेकिन अच्छी खबर ये है लाहौर वालों के लिए कि बारिश जो है उसकी पेशगोई की गई है कि आज बारिश हो सकती है। आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कल से तो थोड़ा सा बेटर है, आज 372 बताया जा रहा है इस वक्त का जो है। लेकिन कराची, लाहौर पहले नंबर पर है और कराची जनाब आज चौथे नंबर पर है। 162 एयर क्वालिटी इंडेक्स है कराची का। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो खैर से फिर ये स्मॉग जो है वो काफी कम हो जाएगी और इससे अफाका मिलेगा, सबकी तबीयतें भी बेहतर हो जाएंगी जिनकी खराब है। इसकी पेशगोई कर दी गई है, मुमकिना तौर पर बारिश होगी आज और कल एक्सपेक्टेड है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर में भी एक्सपेक्टेड है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 तारीख तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल स्मॉग की, उस पर किसी हद तक जो है वो काबू आएगा और बेहतरी आएगी। लेकिन इसके बावजूद ये मौसम जो है ये बरकरार रहेगा, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप क्रिकेट की सूरत हाल तो देख ही रहे हैं। 17 साल के बाद हम देख रहे हैं फैसलाबाद में वापस इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है। लास्ट टाइम 2008 में 11 अप्रैल 2008 में लास्ट मैच हुआ था और उसके बाद जनाब 17 इयर्स एक बहुत बड़ा टाइम है और हम सब इसके लिए बड़े वो कह ले एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए। खासतौर पर फैसलाबाद वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड। शाहीन शाह अफरीदी बड़े एक्साइटेड है, उनको कप्तानी मिल गई है और पहला मैच है उनका, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक शाहीन। छा जाएं और बिल्कुल मैच को पूरी तरह से अपने काबू में कर लें। जिस तरह से आपने T20 सीरीज में कारकर्दगी दिखाई है, उसमें टेस्ट में दिखाई है, तो कप्तान बनने के बाद कारकर्दगी और जैसे कप्तानी PSL में दिखाते रहे हैं वैसे ही परफॉर्म कीजिएगा, हम तो दुआई करेंगे। और जनाब इन दोनों चीजों पर, वेदर पर भी और जो की डिस्कशन है वो हम इन डिटेल आगे चलकर करेंगे। जरा अभी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस पर नजर डाल लेते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। 27वीं तरमीम की बड़ी बाज़गश्त है। गुज़िश्ता साल 21 अक्टूबर को 26वीं तरमीम पास हुई और साथ ही 27वीं तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो गई। और फिर 27वीं आईनी तरमीम को लेकर के जो कयासराइयां जारी थी उस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्दा हटा दिया है और सोशल मीडिया अपने पैगाम में लिखा कि मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी है और 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ शामिल है ये भी बता दिया एक्स पर अपने पैगाम में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर जरदारी और उनसे मुलाकात की और उन्होंने बता दिया कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार भी शामिल है। और ये भी लिखा कि NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। 27वीं आईनी तरमीम में ECP की तकर्री पर डेडलॉक तोड़ना भी शामिल है। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में यह भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। उधर PTI रहनुमा असद कैसर जो हैं उन्होंने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी और कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट को इतनी बड़ी आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं है। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें जो हैं उनको मुजव्वज़ा नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुतहिद होना चाहिए, उनको मुतहिद होना होगा। जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने यह दावा किया है कि 27वीं आईनी तरमीम बहुत आसानी से पास हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी आएगी। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो उस पर पाबंदी लगेगी। दूसरी जानिब DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, क्या हम उनसे मुज़ाकरात करें जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। भारत समंदर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। इस पर हमने आज बात करनी। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियासरार साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताएं जो स्मोग में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज तो कुछ इंडेक्स बेहतरी की तरफ है और बारिश की भी पेशगोई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? यहाँ पे तो आज बारिश का
चांस मौजूद है। और यहाँ तो सर्द गर्म हर वक्त ही रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। शहर इक़्तिदार की तो बातें ही कुछ और है। ये तो है, ये तो है। अच्छा सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, इतनी ताख़ीर क्यों हुई? और जो खदोखार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शेयर किए हैं, क्या वही हैं या इसके अलावा भी कोई निकात हैं? आप डेफिनेटली इस्लामाबाद में हैं, आप इन तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। देखें, 26वीं जब हुई थी तो हमने कहा था 27वीं होगी, और आज से तकरीबन 2 माह कबल मैंने कहा था कि ये बार एसोसिएशन के इलेक्शन के बाद नवंबर में तरमीम आ सकती है। तो अब चांस यही है कि ये नवंबर में ही पास करा ली जाएगी। तो जाहिर है कि आपको पता है कि पिछली दफ़ा JUI के मौलाना फजलुर रहमान और PTI की सारी क़यादत ने गवर्नमेंट पे ब्लेम लगाया कि इनके पास तो इतला ही नहीं थी, मुसवदा ही नहीं था कि 26वीं तरमीम कौन सी है, क्या है, और ये सिर्फ हमसे हमायत मांगने आ रहे थे। तो इस दफा हुकूमत और उनके तादियों ने पहला जवाब तो ये दे दिया कि जी तरमीम भी हमारे पास है, ला भी हम रहे हैं, और अपने तादी बड़े तादी से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जाके मिले हैं। और उसी तादी ने बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक्स पे मैसेज कर दिया और बता दिया कि बुनियादी खदोखाल क्या है जो आपने अभी बताए हैं। ज़ाहिर है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 26वीं तरमीम में रह गई, जहां कोई लकूना होगा उसको दूर कर लिया जाएगा। और इनके अलावा ये तो थी ना मेन सेलिएंट फीचर्स आप कह लें कि जो तरमीम का है कि ये लानी है, और ये बड़ी हैं, इनको हजम करना आसान नहीं होगा, जैसे कैदर साहब ने कह भी दिया। और अपोजिशन का काम है कि वो कहे, और उनको चाहिए कि इसके ऊपर ये कह देना कि मैंडेट नहीं है। तो मैंडेट की बात तो आप करते रहें, गवर्नमेंट भी चल रही है, 26वीं तरमीम भी हो चुकी, आईनी बेंच भी बन गया, अब जा रहा है आईनी कोर्ट पे। और ये तो मिसाक जमहूरियत में मौजूद है। कल कायरा साहब भी कह रहे थे कि ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। तो पीपल्स पार्टी इनमें से अगर एक आधी चीज है जो वो है NFC अवार्ड में सूबों के शेयर के ऊपर। पूछना चाह रहा था आपसे आमिर साहब, क्योंकि पहले तो ये जानना जरूरी है कि बिलावल साहब ने इसको ट्वीट किया है, तो इसके पीछे उनके क्या मकासद है? कुछ अपने मुतालबात सामने रखना चाह रहे हैं या इसमें कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ आईनी अदालत का जो क़याम था वो भी पीपल्स पार्टी का मुतालबा था? NFC पर बातचीत चल रही है और हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह भी उस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो आपको लगता है कि वो इस पर भी राम हो जाएंगे? देखिए, पब्लिक करने का मकसद है बहस छिड़वाना। पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहस शुरू हो गई है, रहनुमा TV पे भी आने लग गए हैं, और 6 तारीख को वो कहते हैं हतमी फैसला होगा। तो फैसला सदर ज़रदारी साहब की सरबराही में, बिलावल भुट्टो की सरबराही में जब CEC बैठेगी और वो कर लेगी तो चूं चरा खत्म हो जाएगी कि ये फैसला नहीं है, ये फैसला है। आपको याद होगा कि रजा रब्बानी साहब ने रोते हुए भी आईनी तरमीम पे वोट दे दिए थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन पार्टी डिसिप्लिन में मैं मौजूद हूँ। तो अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा होगा, क्योंकि बेशतर वो चीजें हैं जिसमें इक़्तिदार का हिस्सा शामिल है पीपल्स पार्टी के पास। अगर वो साथ मुतालबा उनका ये भी है कि हमें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत दे दी जाए, GB में भी आइंदा इलेक्शन हम लड़ेंगे, हमारी हुकूमत होनी चाहिए। तो सियासत कुछ लो और दो की बुनियाद पर होती है, राजनीति खेल इसी चीज का है। पीपल्स पार्टी जो सिंध में खेलती है अपने मुखालिफ और इत्तेहादियों के साथ, तो वो उसको फेस भी करती है मरकज में आके। कहीं वो सदारत ले लेती है, कहीं चेयरमैन सेनेटशिप लेती है, गवर्नरियां लेती है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ले लेते हैं 2.5 साल के लिए। तो ये चीजें इक़्तिदार का हिस्सा है ना। आप बेशक वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना हो लेकिन इक़्तिदार में उनके शरीकेकार हैं। तो अब आपका इम्तिहान आ रहा है पीपल्स पार्टी का। वो जो 18वीं तरमीम के सबसे बड़े स्टालवर्ड्स थे कि ये हमारा ख्वाब था और हमने पूरा किया, तो अब उसमें कुछ चीज़ों के बारे में एक हकायक ये आए हैं कि सूबों के पास सारा चला जाता है, मरकज कर्जे उतारता रहता है और पीछे कुछ बचता नहीं है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, जो कि काफ़ी कई जगहों पे ठीक है, लेकिन सूबे भी अपने ना तो टैक्स पूरी तरह इकट्ठे करते हैं, बहुत लूप होल्स हैं उसके अंदर, और मरकज तो माशाल्लाह आपको पता है हर साल हदफ लेता है और फिर हर सेमाई की और हर माहाना रिपोर्ट में अभी भी 276 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो काम तो हमारे सारे के सारे एक जैसे ही हैं कि ना हम टैक्स पूरे वसूल करते हैं, कोताहियां करते हैं और बोझ फिर लाते हैं अवाम पे। बहरहाल अब हम इस आईनी तरमीम पे आ जाएं तो वो यही है कि अब पीपल्स पार्टी की क़यादत को पहला फैसला करना है, फिर बाद में मीडिया PTI ने उनके ऊपर बरसना है
या क्या करना है ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस आईनी तरमीम से बाहर जाएगी। अच्छा आमिर साहब, 26वीं तरमीम के वक्त भी हमने देखा मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हुई और अब भी कुछ दिन कबल बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई मौलाना से। नंबर पूरे होने के बावजूद मौलाना साहब से मुलाकात का मकसद क्या है? क्या उन्हें एतमाद में लिया जाए ताकि कोई एहतजाज वगैरह ना हो और हुकूमत आसानी से अपना काम कर सके? क्या इसके पीछे पर्पस क्या है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के मतलब आप ये देखें पीटीआई के साथ कितने इख्तलाफात थे तो मौलाना उनके साथ भी मिलते रहे। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो उनका चल रहा है, शुरू से ही दोस्ती ताल्लुक चल रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से शुरू हुआ है। तो वो कभी गर्मी सर्दी चलती रहती है बयानात की हद तक, लेकिन मुलाकातें मौलाना बंद नहीं करते। अब पिछली दफ़ा ये काम मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास था 26वीं तरमीम का, और बड़ा क्रेडिट भी लिया बिलावल भुट्टो ने खुद भी, और आपको पता है कि अवार्ड भी मिला उन्हें और सारी चीजें उन्होंने की। अब उन्होंने पब्लिक कर दी है। यही चीज होगी कि 6 तारीख को ज्यादा दूर नहीं है, परसों 6 तारीख है, और परसों तरसों में ये चीजें खुल के पीपल्स पार्टी में चाहे वो एक दिन नहीं तो 2 दिन इजलास कर लेंगे। उनको असूली फैसला करना है कि क्या वो सूबों के NFC अवार्ड में जो शेयर है उससे दस्तबरदारी या कम करने पे राजी हैं या नहीं। बस मेन पॉइंट यही है। बाकी तरमीम पे तो उनका भी इत्तेफाक राय है कि वो चाहते हैं होनी चाहिए, लेकिन जो आम आदमी की राय है, जो पंजाब असम्बली ने भी एक्सप्रेस की है कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर करना आईनी तौर पे कि मरकज से जो पैसे आए फिर सूबे में आए और सूबा पाबंद हो हर जिले को देने का, उसकी तरफ भी बात होनी चाहिए। एमक्यूएम कह तो रही है, लेकिन इश्यूज ये हैं कि जब आप हुक्मरानी के असूल तय कर रहे हैं तो उसके अंदर आवाम की हुक्मरानी तो तभी होगी जब आप बल्दियाती इदारों को मजबूत करेंगे। हमें सबको भी यही बात करनी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, उन्हें इख्तियार दें। सिर्फ लूले लंगड़े से बल्दियाती इंतखाबात जैसे सिंध में हो गए और KP में हो गए, बड़े ऐलानात हुए, लेकिन इख्तियार तो किसी को पास भी नहीं है, वहां पे सारे के सारे बैठे हुए हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए कि आईनी तौर पे पाबंद बना दिया जाए और उसको दिल से तस्लीम भी किया जाए कि सूबे फिर उस इख्तियार को मुंतकिल करेंगे बल्दियाती इदारों। बिल्कुल। आमिर साहब, PTI की सूरत हाल बताएं इस तरमीम के हवाले से। असद कैसर साहब का बयान तो हमने शेयर किया ही है और उसमें उनका ये कहना है कि जो जमातें इसके मुखालिफ हैं उनको वो दावत भी दे रहे हैं कि वो आए मिलकर, पीपल्स पार्टी समेत, कि वो आए मिलकर इस पर बात हो सकती है। तो आपको क्या लगता है जो अभी फैसल वाडा साहब का बयान आया है कि बड़ी आसानी से हो जाएगी, आपने भी पेशगोई की है कि इस महीने के आखिर तक ये जो है ना आईनी तरमीम को जो है तस्लीम कर लिया जाएगा, तो आप अप्रूव करवा लिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे कि PTI का जो स्टांस है इस वक्त, इसमें फैसल वाडा का ये कहना है कि इन पर पाबंदी भी आयद हो सकती है अगर इन्होंने अपनी मुखालफत जारी रखी? आप देखें कि पीपल्स पार्टी के वोट से फैसल वाडा सेनेटर बने हैं सिंध से, मोहसिन नकवी बने हैं मुस्लिम लीग नून के वोट से, यानी बिला मुकाबला वहां पे हो गए। जो कुछ भी हुआ आए वो उनके उससे हैं, और दोनों अपने अपने मकासद के लिए काम करते रहते हैं। मोहसिन नकवी 1-2 बयान दे के तकरीबन सियासी बयान से खामोश हो गए हैं, क्योंकि वो SHO वाला बयान भी उनके ऊपर भारी पड़ा, बलूचिस्तान वाला, तो उन्होंने अपने आप को खामोश रखा है। मखसूस हद तक वो बात करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। फैसल वाडा की जो शुरू दिन से शोहरत थी वो उसी पे कायम है, और कल फिर अचानक नमूदार हुए और कहा कि बिल्कुल होगा और पाबंदी लगेगी, धमकी भी लगाई। तो असल फैसला पीपल्स पार्टी का है। अगर वो तरामीम के साथ है तो तरामीम हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी तय करती है कि तरामीम नहीं होनी तो फिर तो वोट पूरे नहीं है ना, फिर तो किसी की तरफ मर्जी जाए। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने ये फैसला किया है कि वो बाकी जमातों से भी बात करेंगे। जिस तरह अपोजिशन राब्ता कर रही है, इसी तरह ये लोग भी जाएंगे, बातचीत करेंगे, और ये मैदान अभी हमारे लिए और आपके लिए इस हफ्ते में बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी चलेगा। उन किसी करवट बैठेगा, पहला फैसला पीपल्स पार्टी को करना है और बाकी चीजें फिर हम उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। सही है। आमिर साहब, बातचीत से याद आया कि कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक रहनुमा हैं उन्होंने मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू किया है और बड़े पुरुमीद हैं। क्या आपको लगता है कि कोई अफाका होगा और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि सर्द मौसम में जो सियासत की गर्मा गर्मी उसे कम कर दिया जाए, ऐसा होगा? देखें, उन्होंने कोशिश की, फवाद चौधरी समेत सब लोगों ने। मेरे साहब में मेरे से शायद आज के दिन में जो मेरे आपकी मुलाकात है उसका ये आखिरी हिस्सा है, सवाल होगा। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, आपके और सवाल भी हो सकते हैं, मैं बैठा हूँ लेकिन इसकी अहमियत इतनी की रह गई है। बस ये इस गुब्बारे में हवा भरी गई, निकल गई। बेहतर बेहतर। जो DGISPR की गुफ्तगू हुई है सीनियर सहाफ़ियों से, उसमें उनका ये बताना था कि वो भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और मुज़ाकरात से मसला हल ना हुआ तो फिर हम खुद हल करने की कोशिश करेंगे।
इस पर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? वो तो उन्होंने शेयर कर ही दिया, बता ही दिया है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत दोनों तरफ जो इस वक्त महाज खड़े हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं कि कितनी तैयारी हमारी मौजूद है? देखें, DGSPR की ब्रीफिंग में मैं खुद मौजूद था, लिहाजा लबो लहजा और वो सब चीज़ों को हम समझते हुए कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से अपने बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए तैयारी मौजूद है। 6.25 लाख फौज में से ज़्यादातर लगी हुई है इस वक्त मगरबी बॉर्डर पे अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि नॉर्मली जो बॉर्डर है जैसे इंडिया पाकिस्तान है तो दोनों तरफ पे गार्ड्स मौजूद होते हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो अफगान फौजी कहें, तालिबान कहें, वो दहशतगर्दों को पार कराने के लिए इमदाद करते हैं कि पाकिस्तानी चौकियों पे हमला करते हैं और ताकि उस दौरान ये खारजियों की जो तश्कीलें हैं वो पाकिस्तान में आ सके। अब पाकिस्तान ड्रोन भी लगाता है वहाँ पे और उनको मारता भी है, देखता भी है नकलो अमल को। तो पाकिस्तान उधर भी तैयार है और उनको एक ही नुक्ता दिया है सिर्फ तो इस्तांबुल मुज़ाकरात में कि आप बताएं कि आप रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे, वरना आप इनको हमारे हवाले कर दें कि अफगान रूस का हमला हुआ था तो महाजरीन हमने कबूल किए थे, लेकिन इनको तो हमने मारा, ये दहशतगर्दी कर रहे थे और ये भागे हैं आपके पास और पनाह में आपकी, लिहाजा क्लियर कर दें। उनको बताया DGSPR ने कि इन्होंने शहरों के अंदर उन दहशतगर्दों को बसाना शुरू कर दिया, छुपाना शुरू कर दिया। तो पाक फौज के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमारी उस पर भी नजर है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जो मर्जी कर लें। इंडिया का आपने खुद बता दिया कि वो एक मुसलसल अमल है जो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी करता है कि किसी तरह पाकिस्तान पे कोई भी इल्जाम धरा जा सके। तो जो भी इल्जाम धरा उसको अब दुनिया मानने लग गई है कि इंडिया एक ढकोसले बनाता है, फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है और उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। पाकिस्तान ने बड़ी खुल्लम खुल्ला ऑफर की थी कि जितने मर्जी गैर मुल्की गैर जानिबदार मुबस्सिरीन लाने हैं पहलगाम ऑपरेशन के लिए आप लाएं, इन्वेस्टिगेट करें। इंडिया आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। हमारा आज भी जवाब यही है, कल भी यही होगा और जो 4 घंटे में हमने उनके साथ किया हमारा फिर जवाब बल्कि उससे शिद्दत के साथ होगा, ये DGSPR का कहना था। ठीक है, और इंडिया बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं खुद ही एक्सपोज हो गया। अगर जो पाक अफगान मुज़ाकरात वाली बात है उस पर वापस जाएं तो आमिर साहब, जो मुज़ाकरात का दौर अब होना है उसमें आपको क्या लगता है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, नुकात है जिन पर पाकिस्तान अब मजीद बात करेगा तालिबान से? 6 नवंबर की डेट दी गई है, कोई नुकात नहीं है। तरीका कार उनको कहा गया है कि आप वजह करके देंगे कि मैकेनिज्म क्या होगा कि किस तरह दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने से रोकना है। वो कहते हैं ना कई दफा कि वो हमारे बस में नहीं है, तो हमने तो कह दिया कि हमारे बस में तो है, फिर हम आके मार देंगे उनको। अब और फिर अगली बात भी बताई कि अब इन्होंने छुपाना शुरू कर दिया शहरों में, जैसे BLA के दहशतगर्द बसों से लोगों को उतारते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं और वो छोटे गरीब घरों में जो लोग मौजूद होते हैं देहातों में उनके पास जाके पनाह लेते हैं, कपड़े बदलते हैं। ये सारी वीडियोज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो कोलैटरल डैमेज है आम आदमी को की जान को बचाना, वो मुसल्लह अफवाज के नजदीक सबसे बड़ी अहमियत है, जिसकी वजह से इन्हें कई दफा छोड़ा जाता है। लेकिन क्लियर बात है कि जो लोग उनके हमायती होंगे, जो पनाह देंगे, RDX रखेंगे, गोला बारूद वहां रखेंगे, फिर अगर उनको कोई डैमेज होता है तो वो कोलैटरल डैमेज में नहीं आता बल्कि वो उनके साथी होने की सूरत में आता है। तो पाकिस्तान ने क्लियर कह दिया कि आप या रोक लेंगे और मैकेनिज्म देंगे, वरना हम तो इनको आपके पास आके रोकेंगे। ये जवाब अब उन्होंने देना है कि क्या वो मैकेनिज्म होगा कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के साथ मौजूद जो अफगान लोग रजीम ने कतर और तुर्किया को कहा है कि आप हमारे सालिस बने, आप बने, तो उनके भी काबिल इत्मीनान शवाहिद देने होंगे कि किस तरीके से ये बात ठीक होगी, दुरुस्त होगी कि अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में ना आए। बस इसका जवाब देना है, पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, सीज़फायर उस हद तक ही मौजूद है। बिल्कुल। तो आमिर साहब ये भी बताइएगा कि जो हमारे इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए थे अफगान तालिबान के साथ, उसमें भी ये शेक सामने रखी गई थी और उस पर वो आमादा नहीं थे, जिसकी वजह से उसके कई दौर हुए और दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन था या उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी उसके ऊपर वो रजामंद नहीं हो रहे थे। पहले तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि वो उस पर आमादगी इस बार जब नया दौर शुरू होगा उस पर जाहिर कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जो वेरीफाइबल सिस्टम है जिसके बारे में अभी आप बात भी कर रहे थे, वेरीफाइबल सिस्टम हमारी जानिब से क्या तैयार है और उनकी जानिब से डिले आ रहा है? देखिए, वेरीफाइबल सिस्टम उनको कहा गया है कि आप दें, हमने वीडियो एविडेंस दे दिए हैं, तमाम तर शवाहिद सालिसों की मौजूदगी में दिखाए गए और उन्होंने माने, और कई दफ़ा वो मुसवदे पे आ गए साइन करने में, लेकिन हर दफ़ा वो फ़ोन करते थे काबुल
और फिर वापस आते थे कि नहीं अब हम वो नहीं मान रहे, और फिर हम तो आ गए थे कि ठीक है, फिर हमने अपना बंदोबस्त किया हुआ है, आपकी तसल्ली हम करा देंगे, जा रहे हैं हम। फिर एयरपोर्ट से बुलाया गया, उसमें अफगानों ने फिर सालिसों से एक रिक्वेस्ट की थी। तो पाकिस्तान कोई वो DGISPR का कहना था कि हम किसी की ठोड़ी पे हाथ लगा के मिन्नत अल्लाह नहीं कर रहे कि हमें अमन इस तरह चाहिए, हम अमन अपने ही इंशाल्लाह जोरे बाजू से हासिल कर लेंगे। हम काम करते रहेंगे, हमारी मुसल्लह अफवाज में कैपेबिलिटी है कि वो अवाम की मदद से ये काम करेगी। लेकिन अगर तालिबान की कोई गलत फहमी है तो वो 6 तारीख को देख लें, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम तो जब DGISPR ने खुल्लम खुल्ला कहा कि अब वो उनको शहरों में बसा रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में ले जाके उन्हें बचाना चाहते हैं, तो हमें वो भी पता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। रुख करते हैं अमेरिका का, जहां न्यूयॉर्क मेयर की ड्रामाई दौड़ के लिए वोटिंग आज होगी। जोहरान मोमदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जोहरान मोमदानी को कम्युनिस्ट करार दे चुके हैं और 34 साल जोहरान मोमदानी 43% अवामी हिमायत के साथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। साबिक गवर्नर कोमो 33% पर हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा 14% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने की सूरत में जोहरान मोमदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे, जबकि लंदन के बाद किसी भी बड़े मगरबी दारुल हुकूमत के दूसरे मुसलमान मेयर होंगे। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और बर्नी सैंडर्स जो हैं वो खुलकर मोमदानी की हिमायत कर रहे हैं और साबिक सदर ओबामा ने टेलीफोन करके जोहरान मोमदानी की इंतखाबी मुहिम की तारीफ भी की है और मुस्तकबिल में भी अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुसलसल मुखालफत करते चले जा रहे हैं, इस पर हमने बात करनी और थ्रेट्स भी कर रहे हैं अली। इसी पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है फैज रहमान साहब ने, वाशिंगटन से सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना, गुड मॉर्निंग टू यू ऑफ कोर्स, और मेरा ख्याल है गुड नाइट टू माय सेल्फ इन वाशिंगटन डीसी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग अप फॉर दिस लाइट। हाँ एग्जैक्टली, हमारी तो गुड मॉर्निंग है लेकिन आपके लिए काफी लेट हो गया। अच्छा, अगर बात करें न्यूयॉर्क के मेयर की, तो फाइनली ये जो ड्रामाई दौड़ है, अली ने जिक्र किया, वोटिंग आज होनी है। जोहरान मोमदानी का मुकाबला हो रहा है साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन जो हरीफ हैं कर्टिस सिल्वा से। जोहरान मोमदानी 43% अवामी हिमायत रखते हैं और वाज़े तौर पर उनकी बरतरी नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं अगर जोहरान मोमदानी मेयर मुंतखब होते हैं इसको? देखिए, इस वक्त हिना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अली एंड हिना, ग्रेट शो, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। एक्चुअली मुझे याद है कि पिछले साल के इलेक्शंस में भी मैं आपके साथ था, आपके इस शो पे बातचीत हुई थी आपसे, तो इट्स अगेन ग्रेट टू बी बैक। अच्छा, अब देखिए, ये जो इस वक्त है ना, ऐसा लगता है कि वेव है इस वक्त जो मोमदानी ने जो एक क्रिएट की है न्यूयॉर्क में, न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड आपको एक ऐसी अजीब व गरीब एक फिनोमेनन की सी सूरत हाल नज़र आती है कि एक ऐसा बेसिकली लड़का 34 इयर्स ओल्ड ओनली, जिसका आज तक जिसने कोई प्रॉपर जॉब नहीं किया, जिसका सबसे पहला जॉब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम NGO कहते हैं, उसमें काउंसलर का काम उसने किया। उसके बाद फिर वो स्टेट असेंबली का वहाँ मेंबर मुंतखब हुआ और आज आप देखिए कि इस वक्त वो अमेरिका के चंद मारूफ तरीन और मकबूल तरीन पॉलिटिशियंस में से एक है। और ये ज़ाहिर है कि उसकी जो, अगर आप वो जो देखें वहाँ जो उसका मैसेज है, जिसको कि सदर ट्रंप और दूसरे खुद उसके अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग उसको कम्युनिस्ट कहकर उसके मैसेजिंग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसकी बात जो है वो वही है जो मेरा और आपका, हमारा भी वही मसला है पूरी दुनिया में सबका, अफोर्डेबिलिटी। कि आज न्यूयॉर्क की हालत ये हो गई है कि वहाँ तकरीबन 70% से ज़ायद लोग रेंट पर रहते हैं और वहाँ रेंट अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, खाने पीने की अशिया तो खैर वैसे ही पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो वो एक मैसेज ऐसा है उनका, और उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और वो जो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं लोगों से, उनको लोगों को वापस करें, क्योंकि बहुत वेस्ट है गवर्नमेंट में। तो ये उनका मैसेज है और ज़ाहिर है कि लगता यही है कि वो मैसेज रेजोनेट कर रहा है वहाँ के आवाम से, स्पेशली वहाँ के यंग लोगों के साथ। और न्यूयॉर्क, जैसे कि आपने खुद कहा अपने इंट्रो में, बहुत ही मशहूर और बहुत अहम शहर है। लंदन के बाद आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर भी
वो एक मुस्लिम मेयर मुंतखब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ न्यूयॉर्क बहुत डाइवर्स शहर है। यानी उसमें तकरीबन सिर्फ मेरे ख्याल से 20% या 21% वाइट हैं, बाकी अक्सर जो है दूसरे साउथ एशियंस, चाइनीज, लैटिनोज और कई दूसरी जो नस्लों, लैंग्वेजेस और रंगो नस्ल के लोग आबाद हैं। तो उसमें जो है जाहिर है कि वो एक फिनोमेनन है। जी बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि साबिक मेयर से क्या शिकायत थी, कोमो से क्या शिकायत थी, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जो मौजूदा जो मेयर होते हैं या पोजीशन होल्डर होते हैं उनकी किसी कमी की वजह से, उनकी किसी नाहली की वजह से जो दूसरे जो कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं उनको सबकत मिल रही होती है, और ममदानी को जो इतनी शोहरत एकदम से मिल गई है, आपको क्या लगता है कोमो कहाँ लैग कर रहे थे? देखिए, 2-3 चीज़ें में बड़ी अहम है अली। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा समझे जाते हैं। कोमो साहब, एंड्रू कोमो गवर्नर रह चुके हैं और बहैसियत गवर्नर उनको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ अपने जो स्टाफ की ख़वातीन और जो मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ नाज़िबा हरकत की थी, वो सब चीज़ें जब मंजर आम पर आईं तो उनको जब उसके अलावा सब सबूत सामने आए तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो वो एक इंतहाई गैर मकबूल एक पॉलिटिशियन के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन और उससे ज़्यादा उनके साथ जो एक समझिए कि वाक़या हो गया वो ये कि डेमोक्रेटिक जो प्राइमरीज हुई जिसमें ये तय होना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नुमाइंदा कौन होगा इलेक्शंस के लिए मेयर का, तो ममदानी और एंड्रू कोमो का मुकाबला था और उसमें कोमो साहब बहुत बुरी तरह हारे ममदानी से। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि मैं एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो एक आज़ाद हैसियत से, तो अब उनके साथ तमाम वो लोग शामिल हो गए हैं और आपने देखा ये खुद अल्लाह की शान कि खुद ट्रंप, जो कि कोमो और ट्रंप आपस में दुश्मनी की हद तक एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, लेकिन आज ट्रंप ने भी बाकायदा उसको एंडोर्स किया एंड्रू कोमो को और कहा कि ये अगर ममदानी इलेक्ट हो गए तो ये उस शहर की बहुत बड़ी तबाही। इसी पर मैं बात करना चाह रही थी। और वो थ्रेट्स भी कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, उन्होंने फेडरल फंड्स रोकने की धमकियां दी हैं। आपको क्या लगता है ये ऊंट किस करवट बैठेगा? और दूसरा ये कि इतना ही आसान क्या होगा ममदानी को मुंतखब होने के बाद रोकना, जिस तरह अभी लग रहा है या दिखाया जा रहा है? देखिए है ना, एक बात तो ये है कि जब कोई भी पॉलिटिशियन हो, हमारे अपने मुल्क की पॉलिटिक्स देख ली जाए या कहीं और की, जो एक सियासतदान के जो वादे होते हैं वो बड़े ही उम्मीद अफजा और बड़े सुहाने ख्वाब दिखाने वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ममदानी ने जो सुहाने ख्वाब दिखाए हैं अपनी तमाम कैंपेन्स में, उनकी कामयाबी ये है कि उन ख्वाबों पर लोग यकीन करने लगे हैं। वो सोते हुए वो ख्वाब नहीं देख रहे, अब जागते हुए खुली आंखों से वो ख्वाब देखने लगे हैं। क्या उन ख्वाबों को ममदानी इस अपनी तमाम तर ना तजुर्बाकारी के बावजूद क्या उसको हकीकत का रूप दे सकते हैं? जिससे बिग क्वेश्चन मार्क, वो मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि इतना बड़ा शहर जिसका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिसका बजट है और जहां अमेरिका के नहीं बल्कि दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं सबसे ज़्यादा वहाँ उस शहर में रहते हैं और वहाँ का एक जो पूरी दुनिया का जिसको फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जहाँ वॉल स्ट्रीट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हर चीज़ जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो क्या वहाँ वो इस किस्म के रिफॉर्म्स जिसको कि वो खुलेआम अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को और अमेरिकन कैपिटलिज्म को महसूस हुआ था वो कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन से, फिर उसके बाद सोशलिज्म को यूरोप ने सोशलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। खुद पाकिस्तान में आप तो खैर बहुत छोटे हैं आप दोनों, लेकिन भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए थे तो उन्होंने अपनी सोशलिज्म का नारा लगा के उन्होंने इलेक्शन जीता था। उन्होंने कहा था कि मईशत, सोशलिज्म हमारी मईशत है, इस्लाम हमारा दीन है, और ये कहकर वो आगे बढ़े तो लोगों ने उनको इलेक्ट किया। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक कैंपेन चलाई जा रही है। एक आम अमरीकी ज़ाहिर है उस फर्क को महसूस नहीं करता, और कम्युनिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी एक तरह से गाली है किसी को, यहाँ इलीगल तो है ही है, कोई भी कम्युनिस्ट अगर साबित हो जाए तो उसको बाकायदा जेल में डाला जा सकता है। तो ये एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेस का है, डेमोक्रेटिक पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी का है, वो सब ममदानी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वहां इतनी बड़ी कुव्वत है यंग लोगों की जो उसके साथ है। देखिए, ओवर 100,000 सिर्फ उनके वॉलंटियर्स हैं, अनपेड,
बिल्कुल जो लड़के बच्चियां और वैसा हम देख रहे हैं कि इस वक्त वॉलंटियर्स तो उनके साथ हैं ही, वो लोग जो सियासी हैं वो भी उनके साथ है। बराक ओबामा, बर्नी सैंडर्स, दोनों को देखिए कि वो किस तरह से ममदानी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब, हमें जिया आपने, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है न्यूयॉर्क इलेक्शन के हवाले से वो हमने आपसे शेयर की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की गूंज से भरने जा रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज आज से शुरू हो रही है जनाब। पहला मैच 4 नवंबर, दूसरा 6 और तीसरा फैसलाकुन मैच 8 नवंबर को इसी तारीखी मैदान में खेला जाएगा। इकबाल स्टेडियम ने माजी में कई यादगार लम्हात देखे हैं। इस ग्राउंड में आखिरी मरतबा जो इंटरनेशनल मैच हुआ था 11 अप्रैल 2008 को हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाने वाला वनडे इंटरनेशनल था वो, और इस मैदान में मजमूई तौर पर 16 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं और पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में 12 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिनमें से 9 जीते हैं और 3 हारे हैं। अब देखना ही है कि शाहीनों की जो ये नई क़यादत है, शाहीन शाह अफरीदी के ज़ेर क़यादत, ये की टीम जो है क्या रंग लाती है। और शाहीन शाह अफरीदी पहली बार वनडे टीम की क़यादत कर रहे हैं, तो हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कहेंगे। उनका कहना है कि ये उनके लिए फ़ख्र का लम्हा है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएं। और ये भी याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की, जबकि जो टेस्ट सीरीज थी वो बराबर हुई थी। अब निगाहें जो हैं वो वनडे मुकाबले पर मरकूज हो गई। जी हाँ, क्या पाकिस्तान अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रख पाएगा या नहीं, इस पर करनी है जी हमने बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना हबीब, नुमाइंदे हैं हमारे फैसलाबाद से। हाफिज साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा राना हबीब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या तैयारियां हैं, कैसा जोश जज्बा है फैसलाबाद वालों का। आज मैच होना है। राना हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है वो फिर इंटरनेशनल मैच होस्ट करने जा रहा है, कैसी तैयारियां हैं? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आज 17 साल बाद फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी करने जा रहा है। जोश और खरोश के हवाले से जैसे आपने बात की, तो मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा बताता चलूं कि 17 साल बाद, 17 साल कबल जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के मबैन फैसलाबाद की पिच पर जो एक मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद 7 साल फैसलाबाद में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। आज जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों का मबैन पहला जो है वो इंटरनेशनल मैच यहाँ पे खेला जा रहा है, जो कि 3 बजे फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू होगा। आज पहला मैच है, जबकि दूसरा मैच जो है वो 6 नवंबर को और तीसरा जो है वो 8 नवंबर को होगा। तो मैं इस हवाले से आपको फैसलाबाद के शहरियों की एक्साइटमेंट के हवाले से बताता चलूं कि फैसलाबाद का जो स्टेडियम है यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 17,000 की है। मैच तो आज 4 नवंबर को होने जा रहा है, मगर एक हफ्ता कबल फैसलाबाद के स्टेडियम की जो तमाम टिकट्स हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं और इस वक्त कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, बल्कि शहरी जो है वो टिकट्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मगर स्टेडियम में कैपेसिटी मुकम्मल होने की वजह से उन्हें कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों का जोशो खरोश का क्या आलम है, इसलिए कि अभी मैच में काफी टाइम है, मगर लोग जो है वो दोस्त जो है वो टोलियों की शक्ल में स्टेडियम के अतराफ में पाकिस्तानी परचम लेके भी घूम रहे हैं। ये फैसलाबाद के शहरियों का जोशो खरोश का आलम है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फैसलाबाद की जो पिच है, अगर यहाँ पर पाकिस्तानी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये फैसलाबाद की पिच जो है ये पाकिस्तान टीम के लिए खासी खुशकिस्मत साबित होती रही है, इसलिए कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने 12 वनडे मैचेस खेले, जिनमें से 9 में उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि इसी तरह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मबैन इससे कबल फैसलाबाद की इस पिच पर 2 टेस्ट मैच भी हो चुके हैं, जिनमें से 1-1 से ये मैचेस जो है ये बराबर रहे थे, जबकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के मबैन यहाँ पे T20 सीरीज की हुई थी और उसमें भी पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। बिल्कुल राना साहब, इस लिहाज से पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत अच्छा है पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन के लिए, आपने एक बार फिर से ये जो है बता दिया है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन रहा है। यहाँ पर हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और ये बताइएगा कि बहुत सारी जगहों पर आपने खुद मैचेस देखे हैं, अब हमारे पास 5 वेन्यूज ऐसे आ गए जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुबह बखैर, और जिस तरह से अभी राणा साहब फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, तो फैसलाबाद तो कैफियत का नाम है।
मुझे फौरी तौर पर यह एहसास हुआ कि सिर्फ लोग ही वहां पर पुरजोश नहीं है, राणा साहब खुद भी बहुत पुरजोश हैं। और टिकटों का जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, फिर मेरे ज़हन में एक मंजरनामा घूमा कि ये भी हो सकता है दोस्तों की टोलियां चंद ऐसी जिन्हें टिकटें ना मिली, उन्होंने एहतजाजी तौर पर गट वाला पे नहर में छलांग लगा दी और उन्होंने चलते हैं मैच देख पाते तो हम स्विमिंग ही करते हैं। तो वो इतना जोशो खरोश है फैसलाबाद में इन क्रिकेट मैचेस के हवाले से। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अच्छी और खुशाइंद बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है 2009 से ऑनवर्ड्स, और अब वो तमाम रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नजर आ रही है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की पुलिस को, रेंजर्स को, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के उस नहत्ते अवाम को जिन्होंने 90,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी इस अमन को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान के बच्चों को, नौजवानों को, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिशों को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सुपर लीग के मालिकान को, पीसीबी के उस वक्त के टॉप ऑफिशियल जिसमें मरहूम शहरियार खान शामिल हैं, पीसीबी के बानी चेयरमैन, उसके पीएसएल के बानी चेयरमैन नजम सेठी, और तमाम लोगों की बहुत काविशी हैं। पीएसएल का इसमें बहुत बड़ा किरदार है जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई, और अब खुशाइंद है कि वो तमाम मैदान पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के हवाले से दोबारा से आबाद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का खुशकुन मंजरनामा है, और हकीकत में यही पाकिस्तान है जो दुनिया जिसके बारे में शायद एक नस्ल तो नहीं जानती, लेकिन बहरहाल ये हकीकी पाकिस्तान यही है। लेकिन अब देखना शुरू हो जाएगी कि हकीकी पाकिस्तान बेसिकली है कैसा, आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रहा है। अच्छा हाफिज साहब, अगर बात करें इकबाल स्टेडियम की, तो यहाँ पर जिस तरह से भी हिस्ट्री हम शेयर कर रहे थे, और राणा साहब ने भी बताया कि 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 9 जीते हैं हम और 3 हारे हैं। तो फिर जरा उम्मीदें हम ज्यादा ही लगा लें, या फिर आप ये कहेंगे कि ये जो हालिया T20 सीरीज जीती है हमने, और उससे पहले की जो परफॉर्मेंस थी, और सब मिला जुला के हमें लगता है कि इस फॉर्मेट में भी हम चैलेंजेस का सामना तो करेंगे लेकिन जीत जाएंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। गो के हम T20 मैचेस जीते हैं, सीरीज जीते हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर हुई है। और फिर इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट कोई अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से आप देख लें, एक मैच में एक खिलाड़ी खेल रहा है, दूसरे में कोई और खेल रहा है, तीसरे में कोई और खेल रहा है। यही हालात कप्तानी के हवाले से हैं। मतलब चंद हफ्ते तक पहले तक कोई और कप्तान था, आज पाकिस्तान जब फैसलाबाद में पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेंगे तो शाहीन आफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे होंगे। फैसलाबाद में 3 मैचेस की सीरीज खत्म होने के बाद कोई अगली सीरीज होगी तो पता नहीं उसमें कौन कप्तान होगा। तो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। सिलेक्शन कमेटी भी उसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी पर आयद होती है, लेकिन हमें पुरुमीद रहना चाहिए। अपना मैदान है, क्राउड अपना है, आपकी कंडीशंस अपनी हैं। गो के फैसलाबाद में बहुत अरसे बाद खेल रहे होंगे, लेकिन यहीं पर अभी कुछ अरसा कबल, मेरा ख्याल गुज़िश्ता बरस चैंपियंस कप के मुकाबले भी हुए थे, और यहीं पर शाहीन उस वक्त कप्तानी भी कर रहे थे टीम की, और आज वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे होंगे। पर उम्मीद रहना चाहिए, पाकिस्तान के पास अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद हैं इस वनडे स्क्वाड में। इमरान, हम तो उसके क्रिकेट के तारीख तरीन दौर में भी जो है बहुत पुरुमीद रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर, लेकिन अभी हमें रिवाइव होता हुआ कहीं किसी सूरत नजर आ रहा है? जो अभी हमने सीरीज जीती है T20 सीरीज, उसके बाद एक जीत का नशा होता है जो मोमेंटम आपको देता है कि आप नेक्स्ट मैचेस जो हैं वो जीत पाएंगे। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से हम दोनों मैचेस जीते हैं उसमें अभी भी लूप होल्स मौजूद हैं कि अगर पूरी की पूरी टीम खेलेगी तो फिर नताइज मुख्तलिफ होंगे? देखिए, कुछ खिलाड़ियों का फर्क है जब हम T20 और वनडे क्रिकेट की बात करते हैं। T20 में तो हम जब खेल रहे थे हमारा कोई विकेट कीपर ही नहीं था। उस्मान तारिक एंड उस्मान खान, तो वो तो दोनों के दोनों विकेट कीपर नहीं है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान के इस वनडे स्क्वाड में निस्बतन बेहतर, स्टेबल, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास। ये ज्यादा बेहतर क्रिकेट इनको खेलनी चाहिए। बाबर आजम के रन्स आए हैं, उनको इससे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जब बाबर आजम का जिक्र होता है तो वो पिछले चंद माह में तो सारी की सारा बहस, मुबाहिसा और कोशिशें, और जो उनकी वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी करता रहा, वो थी पावर हिटिंग की। लेकिन इस इनिंग्स में जो उन्होंने आखिरी T20 मैच में खेली है, वो तमाम मुफक्किरीन क्रिकेट और पीसीबी के फैसला साज जो कि बहुत समझ बूझ रखते हैं खेल की, उनमें से कोई आकर लोगों को बताया कि उसमें कितने शॉट्स थे जिसमें पावर हिटिंग का आंसर शामिल था। उसने रिवायती क्रिकेट खेली है, टाइम किया है, प्लेस किया है, गैप में खेला है, जहां बॉल था वहां पर खेला है।
कोई जोर से उठाकर मारने की कोशिश नहीं की, मां सिवाय पहले मैच के जिसमें वो आउट हो गए थे। इस इनिंग्स में उनकी सारी की सारी वो शॉट्स आपको नजर आती हैं जो एक टॉप क्लास प्लेयर खेलता है। लेकिन इमरान, आपको ये नहीं लगता कि ऐसा ही खेलना चाहिए था उनको, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फॉर्म खो चुके थे? वो ऐसे ही खेलें, ऐसे ही उनको खेलना चाहिए। ये जो दाएं बाएं से आवाजें हैं और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक हिकमत अमली है कि उसको जबरदस्ती छक्के हर बॉल पे, और वो जो प्रैक्टिस वीडियोस उसकी होती हैं, क्या आपने कभी देखा है कि ये एक आपको बॉल आपकी तरफ बॉलर फेंक रहा हो मैच में, चलो भी छक्का मार लो, तो उसकी प्रैक्टिस वीडियोस ही रेलेवेंट नहीं होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसकी प्रैक्टिस वीडियोस रेलेवेंट नहीं होती हैं, रिलेट नहीं कर रही होती इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो उनको इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं, शाहीन आफरीदी को, नसीम को, हारिस को, सलमान को, जितने भी इस वनडे स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे माजी में कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी कर सकते हैं। अच्छा, हम सब ये बताएंगे आज के मैच के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए टीम की? अगर टॉस जीत जाते हैं तो फिर कितना टारगेट जो है, पहले बैट करना चाहिए या फिर बॉल करना चाहिए? मतलब आप बताएंगे कि अगर टारगेट हम देते हैं तो कितना टारगेट देना चाहिए, और अगर फिर पहले वो बॉलिंग करते हैं तो उसके लिए उन्हें कितने पे पहला आउट हमें कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा बताएं। देखिए, डिपेंड ये करता है कि सरफेस क्या ऑफर करता है। राणा साहब ने जो बताया उसके मुताबिक तो खुशकिस्मती पाकिस्तान टीम के साथ रहती है जब जब फैसलाबाद में क्रिकेट होती है। तो वैसे राणा साहब जो है 2008 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन किस्मत हो सकता है आज भी फैसलाबाद के साथ फैसलाबाद के लोगों के साथ उनको खुशियां मनाने का मौका मिले। डिपेंड ये करता है कि सरफेस क्या ऑफर करता है, क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान खिलाता है, क्या नवाज खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, कोई और स्पिनर आता है या नहीं आता है, तीसरा फास्ट बॉलर आप कौन सा खिलाते हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन जब आप मौजूदा दौर की क्रिकेट को देखते हैं तो कम से कम आपको 300 रन तो करने चाहिए। वैसे तो आजकल काफी रन हो रहे हैं, 300 रन तो जरूरी करने चाहिए। फिर अगर पाकिस्तान चेज के लिए जाता है तो स्किल्स टेस्ट होंगी पाकिस्तान की अगेन। अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में चेज के लिए जाता है तो अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। दोनों सूरतों में पाकिस्तान को 100 ओवर्स बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगी साउथ अफ्रीका को हराने के लिए। वो बहुत अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका की। पाकिस्तान के नए कप्तान हैं, उनके लिए एक इजाफी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो खुद गेंदबाजी अच्छी करें। कप्तानी उन्होंने PSL की हद तक बहुत अच्छी की है। क्विक फैसले करते हैं, बहुत जल्द सोचते हैं ड्यूरिंग मैच। वो लिखी पड़ी कप्तानी से हटके कप्तानी करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये तब्दीली खुशाइन साबित हो और हमारी क्रिकेट पे थोड़ी बेहतरी आए, तसलसल आए। और तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कप्तानी की वजह से कहीं वो अपनी कारकर्दगी ना भूल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, आपने इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू की, बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वापस अपनी फॉर्म में आएगी और वापस सीरीज को काबू में करेगी पहला मैच जीतकर। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और कुछ बात करते हैं डेंगू की। सिंध में डेंगू बेकाबू होने लगा है। कराची और हैदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद हजारों तक जा पहुंची है। कराची के अस्पतालों में बात करें तो मरीजों की तादाद 4000 से जायद हो गई है। हैदराबाद में 15 सितंबर से अब तक 32 अफराद डेंगू का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। इस पर हमने बात करनी है और इसके लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ अब्बास हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, जबकि अब्दुल्ला शेख हमें हैदराबाद से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल अब्दुल्ला, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। बताइएगा कि इस वक्त हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, वहां कितने केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, हैदराबाद में जो डेंगू की केसेस की जो बाज़ाब्ता जो रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मानसून की बारिशों के बाद अमूमी तौर पर जो है ऐसी फजा पैदा होती है जिसके बाइस ये जो है मखसूस डेंगू मच्छर पैदा होता है, जिसके बाद डेंगू के केसेस में इजाफा हो जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है 14 सितंबर को इस हवाले से एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी डेंगू बंद के नाम से एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें जो सिंध भर के जो मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को एक मरासला अरसाल करके ये बताया गया था कि क्योंकि इस वक्त जो फिजा बन चुकी है कि वो डेंगू मच्छर की अफजाइश हो, जिसके बाइस आने वाले वक्तों में जो है डेंगू की वबा फैलने का खदशा है। और इस हवाले से मुल्क भर में जो है 10 शहरों की निशानदही की गई थी, जिसमें
सिंध के अंदर जो है कराची, हैदराबाद और सक्कर की निशानदेही की गई थी कि आने वाले वक्तों में ऐसी फजा पैदा हो चुकी है कि यहाँ पर 3 शहरों में जो है डेंगू वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है और जिला इंतजामिया, महकमा सेहत और दीगर मुताल्लिका इदारों को यह हिदायत जारी की गई थी कि वो कबल अज़ वक्त तौर पर इस मामले पर तवज्जो दें और इंतजाम करें। लेकिन इसे हम बदकिस्मती कह सकते हैं कि इस डेंगू अलर्ट 1 पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद जो है सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी डेंगू अलर्ट 1 जारी किया गया, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। हैदराबाद में डेंगू के बायस जो पहली अमवात जो फाइल हुई वो 15 सितंबर को कासमाबाद के इलाके शीती गोट के अंदर हुई थी, जिसके अंदर एक 35 साल नौजवान जो है डेंगू का शिकार होकर चल बसा था। लेकिन उसके बावजूद भी महकमा सेहत, जिला इंतजामिया, बल्दिया आला हैदराबाद और दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी जानिब से हैदराबाद में डेंगू के हवाले से मच्छरमार स्प्रे करने, लार्वा कश स्प्रे करने या जो दीगर हिफाजती इकदाम है वो नहीं उठाए गए, जिसके बाद ये हैदराबाद में डेंगू फैलता गया और इस वक्त जो है हैदराबाद में जो है डेंगू ने एक वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। ठीक है अब्दुल्ला, जरा कराची चलते हैं दुआ के पास। दुआ आप बताइएगा रिपोर्टेड केसेस की क्या तादाद है, इसके अलावा डेली बेसिस पर टेस्ट कितने हो रहे हैं, क्या डेटा है आपके पास, जरा शेयर कीजिएगा। जी देखिए, डेंगू मच्छर से अब कराची वाले भी महफूज नहीं रहे और क्योंकि कराची में ये जो आलूदगी है, मौसमियाती तब्दीली है और हुकूमती इदारों की जानिब से ये फ्यूमिगेशन के इकदाम ना होने की वजह से कराची में भी डेंगू के मरीजों में यौमिया इजाफा जारी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी कॉन्फ्रेंस की शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। दीगर मेहमानों की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इस कॉन्फ्रेंस के कलीदी खिताब भी होगा और अपने कलीदी खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के इस ज़ेर-ए-एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। दोहा से ये बराह रास्त आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ज़ेर-ए-एहतमाम 3 रोज़ा आलमी तरक्याती कॉन्फ्रेंस है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। इस टाइम ये मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। दोहा से ये मनाजिर हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ज़ेर-ए-एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का ये दोहा में एहतमाम किया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी इसमें शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस टाइम पहुँच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस है। दोहा में इसका ये एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं और सदर आसिफ अली ज़रदारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस टाइम पहुंच चुके हैं। आपको बताया जा रहा है दोहा में ये कॉन्फ्रेंस जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस। जो मच्छर है वो फजर के वक्त और मगरिब के वक्त काटता है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि सफ़ेद या हल्का आसिफ अली ज़रदारी का और अपने कलीदी खिताब में सदर ममलकत समाजी तरक्की, रोज़गार के मौक़े और मुआशी शरह-ए-नमो में इजाफे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात से आलमी बिरादरी को आगाह करेंगे, जबकि सदर ममलकत की कतर की क़यादत और आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। नाज़रीन, ये अहम तरीन अपडेट्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दोहा के मनाजिर हैं। आलमी समाजी तरक्याती डेंगू के बाइस इंतकाल का जो वाक़या पेश आया था वो 15 सितंबर को पेश आया था और गुज़िश्ता जो है 3 नवंबर तक जो है मजमूई तौर पर 32 अफराद ऐसे सामने आए हैं जिनके मुतालिक ये कहा गया है कि वो डेंगू के बाइस मौत का शिकार हुए हैं, जिसमें 9 ख़वातीन भी शामिल हैं और इसके अंदर जो है 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान है, जबकि एक हमारे जो करीबी इलाके टंडो मोहम्मद खान है वहाँ का 2 साल बच्चा इमदाद भी शामिल है जो कि डेंगू के बाइस से चल बसा है। देखिए ये माह सितंबर के अंदर जब ये सबसे पहला जो डेंगू के बाइस जो है मौत का वाक़या पेश आया था, उसके बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया या जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए जो कि उठाए जाने चाहिए थे। माजी में जब डेंगू आया तो हैदराबाद के अंदर जो है बाकायदा इलाकों की मार्किंग की गई थी और उसके बाद इस बार ऐसा कुछ नहीं है और कोई इंतजामात दिखाई नहीं दे रहे हैं। कराची की भी यही सूरत हाल और हैदराबाद की भी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शेख और दुआ अब्बास हमारे साथ थे और जो सिचुएशन इस वक्त डेंगू की चल रही है उस पर रोशनी डाल रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मर जाएगा।
ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। ये मेरा चाहिए था, खिलौना चाहिए था। तुम्हें जाने से पहले, बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। ज़माना बहाना चाहिए था। ये मेरा दिल है लड़की, खिलौना चाहिए था, खिलौना चाहिए था। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने देख ही लिया हमारे साथ कौन है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हमारे साथ एक खूबसूरत सा गुलकार हो जिसकी आवाज़ भी उतनी महकती हो कि हमारा दिन ताज़ा हो जाए, हमारी सुबह का आगाज़ खूबसूरत हो जाए। इस वक्त गुलाम कंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जब पहली बार एक्सप्रेसो में हमारे साथ आए थे, नज़ीर अहमद सोसाइटी के ये मेंबर थे और जीसी में ये उस सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी का हिस्सा थे। लेकिन आज अगर इनकी बात की जाए तो आज ये पूरे मुल्क की आवाज है, आपको सुनाई देते हैं। सिर्फ इनकी ऑडिशन से ही बात समझ में आ गई थी कि एक बेहतरीन गुलकार हमें मिल गया है। और उसके बाद आज है ना, मैं खुद भी कई बार इनका ऑडिशन लगा के देख रहा होता था, इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। अरे बिल्कुल, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कंबर के साथ साथ जी हमें अब्बास फिदा भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, और इसके साथ साथ सलमान याकूब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी दोनों नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा हैं। और क्या टैलेंट है नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी का, मतलब यहाँ पे तो एक्सप्रेसो टैलेंट में निखर निखर कर आप लोग सामने आ रहे हैं। और फिर जब इतनी खुशी हुई कंबर, जब हमने हमारा जो एक्सप्रेसो का टैलेंट था उसको देखा और पूरे पाकिस्तान को उसकी पज़िराई करते हुए देखा, तो आप बताएं जब स्टैंडिंग ओवेशन मिली जजेस की तरफ से, कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली एक्सप्रेसो की टीम का, कि इतनी मोहब्बत के साथ जब भी उन्होंने मुझे बुलाया है और बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आया हूँ ज़रूर। और सबसे पहले आई थिंक मेरा ऑडिशन यहाँ पर ही हुआ था आप सबके सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आइडल के स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मैंने खान साहब की गज़ल परफॉर्म की, वो एक इट वाज सीम लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम। और मेरा दिल कर रहा था कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ ये चलता रहे, आंख ना खुले। अरे इतना खूबसूरत वो मोमेंट था मेरे लिए कि मैं बता, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत है और वो हम सब ने देखी और हम सब आपके जो है ना, क्योंकि हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बेहतरीन टैलेंट है उसी को सामने लेके आया जाए। और हम जानते थे जब आप पहले भी आए थे, हम जानते थे कि आप में सलाहियत मौजूद है, लेकिन कुछ होता है ना, डायमंड इन द रफ, बहुत देर से लोगों को उनकी शनाख्त होती है, पहचान पाते हैं। कंबर के अलावा भी अली वहाँ पर एक्सप्रेसो टैलेंट बहुत था। वैसे मैं ये भी मैं क्रेडिट लेना चाहूंगी भाई, एक्सप्रेसो का बहुत टैलेंट है पाकिस्तान आइडल में इस वक्त चल रहा है। अच्छा, जिसने जजेस को मजबूर कर दिया कि वो इतनी दाद दें, जो गजल आपने सुनाई, क्यों हम बातों में वक्त जाया करें, हम चाहेंगे ज्यादा आज बातें ना हो, आज बस हम आपसे सुनाइए।
गो ज़रा सी बरसों याराने गए गो जरा सी बात पर, बरसों के याराने गए लेकिन इतना तो कुछ लोग पहचाने गए गो ज़रा सी बात पर। उसे शोहरत कहूँ मैं उसे शोहरत कहूँ, शोहरत कहूँ, उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, अपनी रुसवाई कहूँ, मैं उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ। मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, मुझे से पहले उस गली में मेरे अफसाने गए गो ज़रा सी बात पर। बेहतरीन, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कंबर, जब जज ने ये कमेंट किया कि आप ट्यूनर खाकर आए थे तो मुझे लगा कि शायद वाकई कोई काम दिखाया होगा, लेकिन आज जब लाइव आपको सुन रहा हूँ आप उतने ही खूबसूरत, उतने ही सुरों में पक्के आप दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं कि आप क्या लगता है किस तरह से गुलकार नर्चर करता है वो फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस पॉइंट जहाँ पर आप पहुँचे हैं, किस तरह से एक शख्स पहुँच सकता है? मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है ना एक प्रैक्टिस और स्ट्रगल मांगती है, और आपकी स्ट्रगल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहे एक लोअर लेवल पर है एक अपर लेवल पर है। लेकिन आप ग्रेजुअली जब आप प्रोसेस में होते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं अल्लाह पाक आपको कहीं ना पहुंचा देते हैं जब आप एफर्ट जारी रखते हैं। मैंने रिजेक्शन भी फेस किया, मैंने बहुत सी बातों का सामना भी किया, मैंने बहुत से लोगों से मार खाई, डांटे खाई कि नहीं करो, क्या कर रहे हो, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए ऐसे। हालांकि टैलेंट मुझे पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अंदर है, मेरे ब्लड में है ये सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मुझे मना किया। उसके बावजूद मैं गर्मी में मैंने ऑडिशन दिया, मैं सुबह का नाश्ता नहीं था लिटरली किया वहाँ पे, शाम को बारी आई मेरी। इतने बेशुमार बच्चे थे और सुरीले, एक से बढ़कर एक।
लेकिन ये थी कि दिल में एक ख्वाहिश थी कि एक अच्छे स्टेज पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने परफॉर्म करना है, और इस उम्मीद के साथ गया था और अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह की रखी कि मैं ये सोच भी नहीं था सकता। और अब खूबसूरत मोमेंट है वो, मेरी आंखों के वो सामने से वो मंजर नहीं जा रहा है, वो हमारी भी नहीं जा रहा। जब जब हम आपको देख रहे हैं हमें याद आ रहा है कि आप वहां पर क्या परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, अब बिल्कुल सही आपने बात की, मेहनत करने वालों को अजर अल्लाह ताला देते हैं, और जो चीज आप ग्रेजुअली जाके हासिल करते हैं ना उसका मजा भी कुछ और होता है। पैराशूटर्स जो होते हैं ना वो, हाँ पैराशूटर्स थोड़ी देर के लिए तो आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो उनका वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा, एक तो ये खूबसूरती से आपने खान साहब की सुनाई गजल, और वहां पर फिर जो हुआ वो भी हमें पता है। अगले राउंड में आपने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ, उसकी क्या रीजन थी, क्या सोच कर था कि हम ट्रेडिशनली गज़ल सुनते आ रहे हैं, तो नेक्स्ट राउंड में मैंने कोशिश की, और मैंने वो जो हमें वहाँ पे ट्रेन कर रहे थे, हमें मेंटोर थे हमारे, सिखा रहे थे, मैंने उनको कहा कि मैंने परफॉर्म गज़ल ही करनी, हालांकि गज़ल उन्होंने दी थी लेकिन इसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके मैं पेश करूँगा, ताकि मेरी वर्सेटैलिटी है ना वो जजिस के सामने शो हो जाए। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को, एक ही जेनर को लेकर चलेंगे ना, तो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपटीशन है, आपको हर एक किस्म की चीज परफॉर्म करना आनी चाहिए। वैसे मैं फोक भी गा लेता हूँ, मैं गजल भी गा लेता हूँ, मैं सेमी क्लासिकल भी गा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था पर्पस के अपनी वर्सेटैलिटी को उनके सामने पेश करना कि मैं नो यू आई कैन डू इट एज वेल, मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा कंबर, हम आपके बड़े मशकूर हैं, आपने सुबह सुबह हमारी सुबह को जो है वो सुरीला बना दिया यहाँ आकर। हम आप दोनों के भी बहुत मशकूर हैं, अब्बास फिदा और सलमान याकूब के, आप लोग यहाँ पर आए। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को छोड़े जाएंगे कंबर की खूबसूरत बेशक इसी फ्यूजन को सुना दीजिए। ये मुझे यही जो मैंने थिएटर राउंड में परफॉर्म किया था वो यही आपके सामने परफॉर्म ये मौजज़ा भी मुहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मुहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत। बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू, बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जरा मौसम की बात हो जाए, मुल्क के बेशतर इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो रात से असरअंदाज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई हमने आगाज में ही आपसे कहा था, और इस बारिश से फिर आलूदगी की शरह में नुमाया कमी का इम्कान है। इस पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। ज़हीर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त बताया जा रहा है कि बालाई इलाकों में बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, इसको आप सर्दी की दस्तक समझें? देखिए बिल्कुल एक वेस्टर्ली वेव इफेक्ट की हुई है हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में, खासतौर पे कश्मीर के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, इन इलाकों में एक वेस्टर्ली वेव ने इफेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश, हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रात से जारी है। और ये बारिशें जो हैं वो आज तक इफेक्ट करेंगी इन एरियाज में, और फिर कल से इन एरियाज में जो है
वह मौसम खुश्क हो जाएगा। नवंबर का महीना जो है ऑलमोस्ट एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब हम एक ट्रांजिट कर रहे होते हैं ऑटम से जो है वो विंटर की तरफ। तो विंटर जो है वो ऑलमोस्टली दिसंबर के मिड के बाद से फिर जनवरी और फरवरी में हमारे पास पीक विंटर जो है वो होता है। ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, हम तो लाहौर से चुके हैं, हमें बस कंसर्न ज़्यादा ये है कि बारिश हो जाए और आलूदगी से, स्मॉग से हमारी जान छूट जाए। तो ये बताएं कि ये जो बारिश का सिलसिला है जिसका जिक्र किया अभी आपने भी और हम भी कर रहे हैं कि शुरू होना है, क्या ये एक ही सिलसिला है, कब से कब तक होगा, और इसके पेश नज़र क्या हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी या फिर तेज़ बारिश होगी? देखिए, पंजाब के जिस आपने कंसर्न है, अगर पंजाब के ज्यादातर इलाकों में तो आज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। सुबह के वक्त थोड़ा सा विंडी था, पंजाब के कुछ इलाके, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, इन इलाकों में सुबह के वक्त कुछ विंडी था, जिसकी वजह से जो स्मॉगी कंडीशन थी वो किसी हद तक डिस्पर्स हो गई हैं। लेकिन आज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो जो सेंट्रल पंजाब के ज्यादातर इलाके हैं उनमें कोई खास रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। लाइट रेनफॉल अगर हो सकती है तो पोठवार के रीजन है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, मरी है, गलियात है, इन इलाकों में राइट रेनफॉल के चांसेस हैं, बूंदाबांदी है, हल्की बारिश है, तो वो आज तक ही है। और कल से फिर दोबारा ज्यादातर लाहौर वाले ना ही समझे ज़हीर साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल के चांसेस जो हैं वो लाहौर और उसके गिरदोनवा में ऐसा नहीं है। और कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? कराची में और खासतौर पर जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स हैं या सदर्न पार्ट्स हैं उसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर, खासतौर पर नवंबर में भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं और ना बारिशें हमारे यहाँ होती हैं। ड्राइस्ट मंथ्स जो हैं पूरे साल के वो अक्टूबर और नवंबर होते हैं, तो ऐसा हम कोई रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नवंबर के महीने में। तो ज़हीर साहब, आगे कोई सिलसिला नया शुरू होने का इम्कान है, और इस बार कितनी बारिशें होंगी? क्या खुश्क सर्दी ज़्यादा पड़ेगी या फिर बारिशें नवंबर के एंड से कोई नया सिलसिला शुरू होगा? देखिए, ओवरऑल जिस तरह कि मैंने कहा कि नवंबर तो ऐसा ड्राई होता है, कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है। करंट वीक के अंदर भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ज्यादातर मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्की होगा, रात के वक्त हल्की सी खुनकी हो जाएगी, खासतौर पर मुल्क के बालाई इलाकों में जो हमारे नीम पोठवार माउंटेनियस एरियाज हैं, पोठवार के इलाके, इनमें रात के वक्त थोड़ी सी खुनक हो जाएगी। लेकिन दिन के वक्त खासतौर पर जो मैदानी इलाके हैं उनके अंदर गर्मी की हिद्दत जो है थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी। और उसके बाद फिर जो ऑनसेट होता है विंटर का वो दिसंबर के बाद। तो आपको लग रहा है ज़हीर साहब, सर्दी का मौसम है, आपको लग रहा है कि ये मजीद जो है सख्ती आएगी इसमें, शिद्दत में, या फिर आपको लगा है कि इस बार उतनी सर्दी नहीं आएगी जितने पिछले सालों में आती रही? जो सच अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की फोरकास्ट है उसमें तो अब नॉर्मल जो है वो टेम्परेचर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में। तो ऐसा तो इतनी सिग्निफिकेंट सर्दी बिल्कुल ठीक है। और ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौसम पर बात कर रहे थे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।